हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर जो हमारा मतलब क्वेश्चन पेपर 2025 का सेक्शन बी। ओके, तो देखिए जैसा आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसमें 6 प्रश्न होते हैं, सारे ही आपको करने होते हैं अटैम्प्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है, तो टोटल जो हो गया आपका 12 अंक के लिए सेक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी जगह आपसे ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैं देखो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन अलग से दूंगी, रूट 2 रूट 3 रूट 5 कि इनको आप अपरिमेय संख्या जो है वो सिद्ध कीजिए। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से 6 माइनस रूट 2 हो गया या फिर आपका 3 प्लस रूट 5 हो गया, इस टाइप के नंबर्स को भी क्या कीजिए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। या तो इस टाइप का या इस टाइप का सिद्ध करने के लिए आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 6 माइनस रूट 2 इसको सिद्ध करना है हमें। तो कभी भी देखो जो की पॉइंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, वो क्या है कि जो भी हमें सिद्ध करना होता है, अब हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम इसकी बिल्कुल अपोजिट परिकल्पना करेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना ये जो है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय को कैसे लिखते हैं? परिमेय की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें और q की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 हो और दोनों ही नंबर हमारे इंटीजर्स हों, ठीक है, तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। ठीक है, तो हमने इसको परिमेय माना तो हमने परिमेय के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे आप बताइए कि जो p और q हैं वो कैसे नंबर्स हैं? ये दोनों जो p और q हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आपने लिख लिया। p अपॉन क्यू को आप इधर लेकर आइए स्पीड से। 6 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू रूट 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 और p अपॉन क्यू का जो डिफरेंस है वो एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर, ठीक है, वो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो इस चीज़ को आप लिखिए 6 माइनस p अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट 2 है वो पूरे इसके बराबर है, ये परिमेय तो ये भी परिमेय। परंतु आप क्या जानते हैं? परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से तो मिला रिजल्ट आपको कि ये जो नंबर है वो एक परिमेय है। ठीक है, और यहाँ से और जो रियल में यानी कि वास्तव में जो ये संख्या होती है वो एक परिमेय होती है। मतलब एक ही नंबर को हम 2 डिफरेंट टाइप्स का नंबर कैसे बोल सकते हैं? इसको हम परिमेय भी बोल दें, इसको हम अपरिमेय भी बोल दें। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपको एक विरोध आभास उत्पन्न हुआ। यहाँ एक विरोध आभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विरोध आभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उत्पन्न हो रही है। और ये विरोधाभास को आपको हुआ क्यों? यह विरोधाभास, यह विरोध आभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुई है। ठीक है, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में इस नंबर को परिमेय संख्या माना था, ठीक है, ये हमारी गलत हो चुकी है। जो हमारी इमेजिनेशन है, हमारी जो परिकल्पना है, तो जब ये गलत सिद्ध हो गई तो भाई देखो या तो ये नंबर परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है, तो भाई
जब आपका ये परिमेय हमने गलत प्रूफ कर दिया कि ये परिमेय नहीं हो सकता, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे हम। आई जस्ट होप आपको ये अच्छे समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा जो दूसरा है वो है कि एक्स अक्ष पर आपको उस बिंदु को निकालना है जो कि इस बिंदु और इस बिंदु से बिल्कुल समान दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, समदूरस्थ का मतलब वही होता है समान दूरी पर स्थित होना। तो बच्चों देखिए मैं आपको एक फिगर की हेल्प से इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। तो देखिए ये मैंने एक मान लिया अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस मैंने इसलिए माना क्योंकि ये यहाँ पे आपको एक्स अक्ष पर ही निकालना है। ठीक है, तो ये बिंदु पहला वाला नोट कीजिए आप, 2 माइनस 5। दूसरा बिंदु है आपका -2 9। तो इस बिंदु से भी समान दूरी पर और इस बिंदु से ही उतनी दूरी पर। ठीक है, मैं एक बिंदु P मान लेती हूँ, इसके मैं निर्देशांक मान लूँगी एक्स वाई। ठीक है, तो बच्चों हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, पूछा ना एक्स अक्ष पर वो बिंदु निकालिए जो इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी पर स्थित है। तो हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बच्चों क्या होगी कि पहले हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और उन दोनों को बराबर रख के हम इसके निर्देशांक निकाल लेंगे। क्योंकि प्रश्न नहीं बोला कि जो बिंदु है दोनों से समान दूरी पर है, तो समान का मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, तो उन्हें हम इक्वल रख लेंगे बच्चों, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैं इसको ए नाम और बी नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे ए पी की दूरी बराबर बी पी की दूरी। ठीक है बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ मैं अलग से कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जो दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए भाई इसको मान लो आप x1 y1 और इसको मान लो आप x2 y2। तो लगाइए सूत्र ए पी की दूरी निकालने के लिए। तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस ये वाला बिंदु का होल स्क्वायर, फिर पूरे का आपका स्क्वायर रूट। बी पी की दूरी भी आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसे x1 y1 और इसको x2 y2 मान लीजिए। अब हमने x2 y2 तो इसको मान ही रखा है, तो इसे आप x1 y1 मान लीजिए। हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो देखिए x2 माइनस x1, तो यानी कि x में से जब आप इस -2 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, जब भाई आप x में से किसी माइनस नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा आपका। तो जस्ट ए सेकेंड माय स्टूडेंट्स, तो इसका वर्ग। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 9 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब मेरे को एक छोटी सी और बात बतानी थी आपको कि x अक्ष पर, ठीक है, जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो आपके x0 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि x अक्ष के ऊपर y का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पर y है वो आप 0 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी 0 कर लीजिए आप। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व। इसके रूट से ये इसका रूट खत्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब ये रूट इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, 0 में से 5 जाएगा तो +5 हो जाएगा बच्चों, और 5 का स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। आई जस्ट होप आपसे a प्लस बी को होल स्क्वायर बड़ी अच्छी तरीके से आता होगा, तो खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एंड यहाँ पे अब कुछ कट नहीं हो रहा तो -4x। ठीक है, इस 4x को इधर लेके आइए, -4x इज इक्वल टू 81, ये प्लस का जाके माइनस का। ठीक है बच्चों, ये हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू 11 से 5 गए 6, यहाँ बचे 7 से 2 गए 5। तो यहाँ पे आपको 56 नंबर मिला। x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली आपको 56/8, और माइनस लगा लेंगे आप, 8 1 जा 8 7 जा, तो यहाँ पे -7 आपको पॉइंट मिल गया। और हमने कोऑर्डिनेट क्या माने थे इसके x0। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैं, x एक्सिस के ऊपर y का जो बिंदु होता है वो 0 होता है। ऑलवेज बी रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो बच्चों आपके जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई -7 और ये 0।
ठीक है। तो ये वो बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से बिल्कुल एक्स अक्ष के ऊपर समान दूरी पर स्थित है। ओके, तो ये आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लॉन्ग है ये, तो देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो नहीं होगी आपके लिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कहा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, पहले पढ़ के समझाती हूँ आपको। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, दोनों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है ए बी। ठीक है, एक लाइन है। ठीक है, ए बी को बराबर 4 भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदु हैं उनके आपको निर्देशांक निकालने हैं। अब देखिए चित्र से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये मैंने ए बिंदु मान लिया। ठीक है, यहाँ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये ए बी हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखूंगी मैं -2 2 और बी के कोऑर्डिनेट बच्चों 2 और 8। ठीक है, तो कुछ बिंदु हैं जो इस पूरी लाइन को 4 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बिंदु माना पी, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट में टूट गया। फिर दूसरा बिंदु मैंने माना यहाँ पे क्यू। ठीक है, और तीसरा बिंदु मैंने माना यहाँ पे आर। तो ये तीनों बिंदु ऐसे हैं बच्चों जो इस पूरी लाइन को, इस पूरे रेखाखंड को बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों बिंदु क्या कर रहे हैं, इस पूरी लाइन को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये एक भाग। ठीक है, ये एक रेशो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी एक है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एक है। तो बच्चों अब देखिए, जब आप पी के निर्देशांक निकाल लेंगे, तो मैंने पी के निर्देशांक मान लिए एक्स वाई। ठीक है, हमें इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, है ना। कहा था प्रश्न में कि जो लाइन को 4 भागों में विभाजित करेगा उनके निर्देशांक निकालिए। तो हम पहले पी के निकालेंगे। तो पी के लिए जो बच्चों आपका फिगर बनेगा, मैं आपको अलग से समझाऊंगी, जिससे कि आपको कुछ भी, मैं इसी में सारी चीज़ लिख दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से। ये बिंदु माना मैंने ए, यहाँ पे हमारा बिंदु पी था, इसके निकालने हैं। ठीक है, तो इनको दोनों को हम नहीं लिखेंगे। तो ये तो बच्चों देखो एक है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का देखिए कितने हैं आपके, एक हो गया, एक ये और एक ये, तो कितने हो गए कुल मिला के, ये 1 2 3, तो ये पूरा 3 हो गया यहाँ तक। ठीक है, इस पूरी लाइन का तीसरा भाग ये। तो बच्चों यहाँ पे जो ये ए बी है, जो पी है, आप यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 1:3 में विभाजित करता है। विभाजित, ठीक है बच्चों, कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें लगेगा आपका विभाजन सूत्र। ठीक है, जब कोई बिंदु एक रेखाखंड को किसी रेशो में डिवाइड करता है ना, तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पे पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसके लिए आपका सूत्र लगेगा। तो क्या लगता है, देखिए इसको मान लीजिए आप m1, इसको मान लीजिए आप m2। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं m2। एक ही कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, x1 y1, यहाँ पे x2 y2। ठीक है, तो जब आप x के निकालेंगे तो उसमें x2 लेंगे। तो x2 जब आप x2 लेंगे तो यहाँ पे जो रेशो होगा वो आप xm1 लेंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे आप। ठीक है, और जब आप x1 लेंगे तो x1 के साथ लेंगे आप रेशो m2। ठीक है, और नीचे m1 + m2। ठीक है, फिर y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या, जब आप y2 ले रहे होंगे तो उसके साथ आपको रेशो लेना पड़ेगा m1, प्लस जब आप y1 ले रहे होंगे तो उसके लिए आपको वो जो रेशो है वो लेना पड़ेगा आपका m2। आप याद भी रख सकते हैं, 2 के साथ 1 वाला लेना है और 1 के साथ 2 वाला लेना है। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे, आपके माइंड में मिक्स नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना आपका 2, m1 कितना आपका 1, प्लस x1 कितना आपका -2, मल्टीप्लाई m2 कितना आपका 3, अपॉन m1 m2 कितना 1 + 3। इसी प्रकार आप इसमें पुट कीजिए, y2 कितना आपका 8, मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू 1, प्लस y1 की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू 3, अपॉन ये कितना आपका y2 8 है ये आपका। ठीक है, 1 + 3। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2, ठीक है, 2 - 3 × 6 अपॉन 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ से 8 + 6 अपॉन 4। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा -4 अपॉन 4, 8 से 14/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया एक बार में, ये 2 दूनी 2 सत्ते। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों आपका यहाँ से -1 और 7/2।
तो ये वाला आपका x हो गया, ये वाला y हो गया, तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार आप q का निकालेंगे। ठीक है, तो q के लिए मैं चित्र बनाती हूँ। जस्ट आपको समझ में आएगा बिल्कुल। हमें यही वर्क आपको q के लिए करना है, यही वर्क आपको ये जो है आपको r के लिए करना है। तो देखिए बच्चों मेरे, कैसे निकालेंगे आप, तो इसके लिए आप लेंगे x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y2 मल्टीप्लाई क्या लेंगे इसके साथ आप m1 प्लस y1 के साथ क्या लेंगे आप m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो एक बात बतानी है मेरे को आपको। हाँ, इसका फिगर मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे a और b थे, यहाँ पे q आपका बिल्कुल मिड में पड़ रहा है। यहाँ पे इस वाले देखो, ये बिल्कुल यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पे है। तो 1 और 1 2, इधर का कितना हो गया रेशो आपका 2, और 1 और 1 2, इधर का भी आपका रेशो हो गया 2। तो ये भी 2 रेशो, ये भी 2 रेशो। ठीक है, ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। इनके आपके कोऑर्डिनेट हैं -2 2, और इसका कितने कोऑर्डिनेट आपको आपके b के जो हैं वो है आपको 2 और 8। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए अपने फॉर्मूले में। x2 कितना है आपका, यहाँ पे मान लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो रखिए वैल्यू। x2 कितना आपका 2 मल्टीप्लाई m1 कितना आपका 2, x1 की वैल्यू कितनी -2। ठीक है, इंटू m2 कितना, वो भी 2। तो 2 + 2 कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा वो। तो y2 कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई m1 भी 2 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू भी 2 अपॉन 2 + 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा 2 × 4 माइनस यहाँ पे 4/4 कॉमा 8 × 16 प्लस 2 × 4/4। ठीक है बच्चों, तो 0 हो जाएगा आपका। 4 में से 4 गया 0, 0 में 0 का 4 में डिवाइड लगाएंगे आप, तो मतलब क्या हो जाएगा वो आपका 0 ही बचेगा। 16 4 20/4, और 4 से 20 कट जाएगा आपका 5 बार। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया आपके 0 और 5। ठीक है, ये आपके x हो गया, ये आपका y हो गया। तो आपके q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों, x y यानी कि 0 5। इसी प्रकार आप r के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चित्र बनेगा आपका, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये जो बिंदु आ रहा है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे x y, यहाँ पे a b थे हमारे, इसके कोऑर्डिनेट -2। ठीक है बच्चों, और 2, और इसके 2 और 8। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे आप, यहाँ पे इधर का हिस्सा देखो 3 थे हमारे। देखो मैं आपको प्रीवियस डायग्राम में बताऊंगी। यहाँ पे आ रहा है ना, तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। ठीक है, तो 3 हो गया, इधर का रेशो हो गया 1। तो इधर का रेशो बच्चों 3 और इधर का 1। तो इसके ये m1 और ये आपका m2। अब फॉर्मूला लगाइए आप, कैसे लगाएंगे, = देखिए बच्चों, तो लगाइए फटाफट से स्पीड से, x2 × m1 प्लस x1 × m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y2 × m1 प्लस y1 × m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो अब x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 2 मल्टीप्लाई m1 कितना है आपका 3 प्लस x1 कितना आपका -2 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, अपॉन 3 + 1 कॉमा y2 की वैल्यू आपकी 8 इंटू m1 कितना है आपका 3। ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू कितनी है आपकी, m2 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन 3 + 1। बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। तो 3 × 6 -2/4। ठीक है, ये क्या हो गया 8 × 24 प्लस 2 अपॉन कितना 4। ठीक है, 6 से 2 गया 4, 4/4 कितना होगा आपका 1 कॉमा 24 और 2 26, 26/4, 26/4 काट दिए 2 से 2 बार और 2 से 13 बार। ठीक है, तो क्या आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से 1 और 13/2। ठीक है बच्चों, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आप देख सकते हैं। 3 × 6 -2 वैल्यू पुट हमने ठीक करी है ना। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी x1 y1 और x1 y1। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे x2 था, बिल्कुल हमने सही वैल्यू पुट की है। एक बार मैं रिचेक कर लेती हूँ, फिर भी कोई मिस्टेक ना हुई है बाई चांस। तो x1 की वैल्यू -2 थी, इंटू m2 आपका 1 है, एंड दिस y2 8 एंड m1 की वैल्यू आपकी 3 बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो हमारा ये हैव डन
देखिए बच्चों, आपके आर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ गए हैं आपके 1 और 13/2, ठीक है। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने आए थे 0, 5, और आपके पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए थे -1, 7/2। तो सभी के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। अब हम 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुके हैं और 3 ही हमारे क्वेश्चन बचे हैं। तो बच्चों देखिए, यह ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना सिद्ध करने वाले, ठीक है, वो आपके टोटली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा काम उसमें फॉर्मूले का होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये इस चीज़ से आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो बच्चों आप कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसका पहले परिमेकरण करेंगे। पहले आप लेंगे यहाँ से टेकिंग LHS, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे टेकिंग LHS लिख दिया है, ठीक है। तो एक बड़ा सा आप अंडर रूट बना लीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका बच्चों हम करेंगे पहले परिमेकरण। तो इसके हम हर का परिमेकरण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का इसका आप अपोजिट साइन ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, साइन थीटा की वैल्यू की मल्टीप्लाई साइन थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका होल स्क्वायर आपको ओपन नहीं करना, क्योंकि हम एक थोड़ा स्मार्ट वर्क का वर्क करेंगे। जब मतलब ये जो हमारा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, तो हम होल स्क्वायर क्यों ही खोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम इसे एज इट इज़ रखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली। इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट रहेगा आपका एज इट इज़, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, आप इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर था, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर था, तो हम पूरे का होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी से समझाऊंगी कि हमारे यहाँ पे x की पावर भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में y की पावर भी 2 है, ठीक है। तो इन दोनों की हम पहले मल्टीप्लाई करके एज अ होल पावर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस वाले स्क्वायर से ये पूरा आपका स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, स्क्वायर ये है, और स्क्वायर रूट को हम 1/2 ले सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू 1 बचती है। और किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो एज इट इज़ हमें वही नंबर मिल जाता है। तो आप इन शॉर्ट ऐसे याद रखें कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, इतना ध्यान रखें आप, ठीक है। ज़्यादा उलझन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इसे आप सेपरेट कीजिए, 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अब 1 कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा। बस दिस इज रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो देखिए यही आपको निकालना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही आपका आ चुका है। सो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए दूसरे पेज पे करते हैं, न्यू पेज लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों ये है आपका एक चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ के, जब भी आपका ज्यामिति का प्रश्न आ जाए तो प्रश्न को पढ़ के आप चित्र बनाने का प्रयास करें। चित्र जो होता है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। देखो 21 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है ना। तो पहले यही काम करो, आप एक वृत्त बनाइए और इसकी त्रिज्या आप क्या ले लेंगे 21 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। अभी लेंगे हम, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों मैं बताऊं कि वृत्तखंड क्या होता है, छोटा सा मैं आपको परिचय दूं हल्का सा। तो देखिए बच्चों ये जो मैंने एक जीवा खींची ना, ए बी मैं इसको नाम दे देती हूँ। तो इस जीवा से और इस चाप से जो हमारा ये क्षेत्रफल घिरा,
ये वाला, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लघु, क्या होता है, हमारा लघु वृत्तखंड होता है बच्चों, क्या होता है, लघु वृत्तखंड। और पूरे वृत्त में इस लघु वृत्त को छोड़ के जो भी ये पार्ट बचा ये होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो देखिए, तो आप फिगर बनाइए। तो एक जीवा जो है, ठीक है, वो इन त्रिज्याओं का साथ, ठीक है, एक क्या बनाती है, इस केंद्र पर वृत्त के 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, जीवा, ठीक है, त्रिज्याओं के साथ मिलकर केंद्र पर क्या करती है बच्चों, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर दिया। अब संगत वृत्तखंड, तो इससे संबंधित जो आपका वृत्तखंड है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, इसका निकालना है आपको क्षेत्रफल, इस वाले वृत्तखंड का। तो देखिए, मैं चाहे देर हो जाए कोई बात नहीं, लॉन्ग वीडियो हो जाए नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए बच्चों, हम वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है कैसे निकालते हैं। ठीक है, वृत्तखंड का, मेरे साथ लिखते रहिए आप, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों वो निकलता है पूरे त्रिज्य खंड में से, अगर हम वृत्त के त्रिज्य खंड में से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस कर दें, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें। यहाँ पे समझिए और अच्छी तरीके से, ये वाला है, ये इसे हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तो हमारा वृत्तखंड है, ये वाला वृत्तखंड है, तो इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये तो बचेगा, और यही हमारा संगत वृत्तखंड है। ठीक है, तो कैसे कैसे लिखेंगे आप, कि जो आपका ये त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो आपका त्रिभुज है, ठीक है, OAB है ना, OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखिए, इस चीज़ को हम थ्योरेटिकल कैसे लिख सकते हैं, एक सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे त्रिज्य खंड, यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए आप P। ठीक है, तो OAPB त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका नाम OAB है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, θ/360 इंटू πr² माइनस, अब त्रिभुज, बच्चों देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो यहाँ पे आपका ये त्रिभुज है ना, ये है कौन सा त्रिभुज, उसके अकॉर्डिंग तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने यहाँ पर OAB नाम दिया, तो देखो बच्चों, ये वाली चीज़ जो थी हमारी वृत्त की त्रिज्या थी, ये भी 21, ये भी 21। अब ध्यान रखना, तो ये भी फिलहाल अभी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है ये, कि देखिए, ये जो है आपकी लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दोनों भुजा जो हैं इस त्रिभुज की, दोनों ही बराबर हैं। तो किसी त्रिभुज के अंदर जब दो भुजाएं समान हों तो उस त्रिभुज को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब इन समान भुजाओं के सामने वाले जो एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, मानो ये वाला तो हमारा 60 डिग्री दे रखा है, ये भी x, ये भी x। ठीक है, तो जब आप इन दोनों एंगल को फाइंड करेंगे ना, तो बच्चों ये भी 60-60 के ही आएंगे आपके। ठीक है, आप कर लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है फलाना लगा के, बहुत बेसिक, ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे फिर हम। तो ये भी 60-60 के हमारे एंगल निकल के आएंगे। अब जब किसी त्रिभुज के तीनों ही कोण हमारे 60 डिग्री के आ गए, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। और बच्चों मेरे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में, आई होप सो समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। किसी जब ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हों उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, और उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। एक एंगल आपका 60 था, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का सूत्र का प्रयोग करके हमने इन दोनों एंगल्स को निकाला 60-60 का। इससे रिजल्ट निकला कि ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का सूत्र हमारा बच्चों ये होता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या लगाएंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, 60/360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी आपकी 21। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आप इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, √3 की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं हम, बाद में देखते हैं क्या करना है। साइड आपकी 21 ही रहेगी तो 21 इंटू 21। ओके, अब देखिए भाई, इससे कट गया ये 6 बार, ठीक है, और 7 से कट गए 3 बार। अब 2 से इन दोनों को काट दो, 2 3 6 और 2 11, है ना, इस 3 से ये 3 खत्म। तो बच्चों आपका यहाँ से बचा 11 इंटू 21 माइनस, यहाँ पे तो कुछ कटपिट नहीं रहा है आपका, तो इसकी वैल्यू रख लीजिए 1.73 सफिशेंट है, इतनी रखिए। 21 कितना होता है बच्चों आपका 441, मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतना ही निकल के आएगा। ठीक है,
और ये कितना आएगा आपका 11 बन जाए 11 को 1 कैरी 1 11 टू 22 22 और 1 23। ठीक है 231 आ गया आपका ये यहाँ पे माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए 441 और 1.73 3 बन जा 3 चौक 12 2 1 3 चौक 12 1 13 7 एकम 7 7 चौक 28 को 8 कहाँ से लगेंगे 2 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है ये आपका एक है यहाँ पे 144 ऐड कीजिए 3 9 8 3 11 और 1 12 2 कैरी 1 4 5 और 1 6 3 और 4 7 और बच्चों 2 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे तो आएगा आपका यहाँ पे 762.93। अगर बच्चों बाई चांस कैलकुलेशन में हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई है तो आप जो है अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह करके ठीक है फाइन कर लीजिएगा। ठीक है वैसे हुई नहीं है मिस्टेक 4 1 जा 4 4 जा 12 को 2 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 तो जब आप इसका एलसीएम लेके ये आएगा आपका 9 to 4 माइनस 762.93 अपॉन 4 इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 762.93। ठीक है स्टूडेंट्स 0.00 10 से 3 गए 7। ठीक है 9 से 9 गया 0 यहाँ 3 से 2 गया 1 3 से 2 गया 1 12 से 6 गए 6 8 से 7 गए 1 तो बच्चों यहाँ पे आपका आ गया 161.04 बटा 4 4 का भाग लगा लो इसमें आप तो 4 चौके 16 0 1 बचेगा। ठीक है ये वाला पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे ऐसे ही अब एक में तो डिवाइड चलेगा तो ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी आपको 0 उतार लेंगे 4 दूनी 8 2 बचेंगे 7 4 छिंग 24 4 7 28 ज़्यादा तो 4 छिंग 24 इतना सफिशिएंट आपका 24 3 बचेंगे तो ठीक है आपका ये आ गया आपका 4.026 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों तो ये आपका निकल के आ चुका है। ठीक है दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको बड़ी जल्दी किया जा सकता था बट मैं अगर आपको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो ये बहुत मतलब जल्दी हो जाता थोड़ा सा क्वेश्चन बट कोई नहीं मुझे बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना है। ओके बच्चों तो अब देखिए ये भी कर लिया अब हमारा लास्ट वन ऑफ द लीस्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए 6 क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहाँ पे थोड़ा आप बस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपके इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। देखिए किसी डब्बे में 4 तो लाल कंचे हैं। ठीक है 8 सफ़ेद कंचे हैं और 5 आपके हरे कंचे हैं। ठीक है तो इस डिब्बे में से एक कंचे को यादृक्ष चुना जाता है यानी कि बिना देखे मतलब कोई सा भी हाथ डालें हम अंदर हाथ डालें और मतलब कोई से भी रंग का कंचा बाहर आ जाए तो उस चीज़ को हम यादृक्ष बोलते हैं। ठीक है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा आपका लाल है नंबर 2 पे आपका हरा नहीं है। तो बच्चों जब भी आपसे प्रायिकता की बात पूछी जाती है तो आपके दिमाग में 2 चीज़ आनी चाहिए। एक तो होती है आपकी अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना। ठीक है और इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपकी प्रायिकता होती है। ठीक है तो अब देखिए बच्चों सारे कंचों की आप संख्या जोड़िए। ठीक है कुल कंचे जो हैं आपके कुल कंचे जो है वही आपकी कुल संभावना होगी कुल संभावना। अब कुल कंचे कितने होंगे आपके 4 + 8 + 5 8 4 12 5 17 कुल संभावना हो गई। और बच्चों देखिए अनुकूल संभावना क्या होती है आपकी जिस चीज़ की प्रायिकता पूछी जाती है। तो लाल रंग की प्रायिकता पूछिए लाल रंग के कंचे की तो आप कैसे निकालेंगे लाल कंचे कितने हैं बच्चे आपके वो हैं बच्चों आपके 4 तो यही आपकी अनुकूल संभावना हो गई प्रश्न के पहले खंड के लिए। ठीक है ना तो इसके लिए प्रायिकता कैसे निकलेगी आपकी अनुकूल संभावना कितनी होगी बच्चों 4। ठीक है बटा कुल संभावना कितनी होगी बच्चों 17। ठीक है आगे बात समझ में कुछ नहीं करना था लाल रंग के कंचे हैं की संख्या जो है बच्चों अनुकूल संख्या के जगह पर और कुल संभावना की जगह पे कुल कंचों की संख्या। आगे बात समझ में। ठीक है तो हमारे लाल रंग के कंचे की जो प्रायिकता है ठीक है वो कितनी निकल के आ गई 4/17। अब देखिए सेकंड वाले के लिए। ठीक है तो हरा कंचा नहीं है जब हरा कंचा नहीं है तो आपके कौन कौन से कंचे होंगे लाल होगा। ठीक है लाल होगा और सफ़ेद होगा। लाल कितने बच्चों आपके 4 हैं और सफ़ेद कितने बच्चों आपके 8 हैं। ठीक है दोनों को प्लस कीजिए कितने हो गए आपके 12। तो अनुकूल जो संभावना है वो कितनी हो गई बच्चों वो हो गई आपकी 12 और कुल संभावना तो आपकी कितनी थी जो कुल कंचों की संख्या कितनी थी 17। अब प्रायिकता के सूत्र में रख दीजिए आप अनुकूल संभावना बटा
कुल संभावना, ठीक है। तो बच्चों अनुकूल संभावना कितनी है आपकी 12 बटा कुल संभावना कितनी है आपकी 17। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों हमने 6 प्रश्नों को अच्छी तरीके से जो है सॉल्व किया है। अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो या कुछ भी आपको लगा हो कि नहीं समझ में आया तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे उसमें सॉल्व करेंगे हम अपना सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके लघु क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें आपके देखिए बच्चों 6 प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है, बट आपको करने होते हैं केवल 5, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी। हम 5 प्रश्नों को प्रश्न तो आपको पेपर में करने होंगे बट हम 6 के 6 प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है, पूरे फॉर्मूले की तरह अच्छे से, है ना। हर चीज़ के बेसिक वर्क करेंगे हम क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका चित्र कैसे बनेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिटेल में। ओके, सो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।